हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे? हमने टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने लगभग लगभग आपके दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस से जो आपका जो बेसिक टॉपिक होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसमें से कुछ दो तीन टाइप के क्वेश्चंस और छूटे हुए हैं, उनको पहले कवर करेंगे। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है वो है क्वेश्चन आपके आते हैं ट्रेन से, अर्थात किससे? रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना? कि दो ट्रेनें एक साथ जा रही हैं या एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं। ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार करेंगी, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी। तो इस तरह से आपको रेलगाड़ी से संबंधित अर्थात ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो साथ में एक टॉपिक और जुड़ता है जिसको हम कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम, अर्थात नाव और धारा। कि एक नाव होती है, उसकी शांत जल में ठहरे हुए पानी में एक अपनी एक गति होती है, और जब वो बहते हुए पानी के साथ बहे तो उसकी एक गति होती है, या जो नदी की जो धारा होती है उसके अपोजिट चले तब एक गति होती है। तो इस टाइप से हमको क्या है, तो जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है ना, तो उसमें ही हम क्या पढ़ते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस से जो आपका बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद में आपका इसी का एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और इसी का एक टॉपिक क्या होता है? आपका बोट एंड स्ट्रीम होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ ट्रेन के बारे में भी क्वेश्चन देखेंगे, और आपके नाव और धारा से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और प्रोबेबली आज ये हमारी जो क्लास होगी ये टाइम एंड डिस्टेंस पर, ये हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है। इसके बाद में आज की क्लास से हमारा क्या, चाल, समय और दूरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे इसके बाद में ये आपका एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है ना। अब मुझे टाइप याद नहीं आ रहा है दोस्तों, वो आप लोग देखिएगा, है ना। तो ये एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है? देखिए कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को पैदल जाने, कैसा? पैदल जाने एवं कार से आने में क्या करता है? सपोज ये देख लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, एक निश्चित दूरी है, ए से ए से बी के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी है। क्या करता है कि एक बार ये जाता है पैदल, एक बार कैसे जाता है? ये पैदल जाता है। ठीक है। और दूसरी बार क्या करता है? वापिस कार से आता है। वापिस कैसा आता है? वापिस आपके कार से आ रहा है। ठीक है भाई, एक बार पैदल जा रहा है और दूसरी बार कार से आ रहा है। तो निश्चित दूरी को पैदल जाने एवं कार से आने में 8 घंटे का समय लेता है। कितना? पैदल जाने और कार से आने में कितना समय ले रहा है? जो आपका समय ले रहा है टोटल पैदल जाने और वापस कार से आने में कितना समय ले रहा है? आपका 8 घंटे। ठीक है। यदि वह दोनों तरफ कार से चले तब 2 घंटे समय कम लेता है। क्या? एक बार देखो, अभी क्या है, पैदल जा रहा है। पहली बार क्या कर रहा है दोस्तों? देखो, एक बार तो क्या जा रहा है, वो आपके पैदल जा रहा है, और दूसरी बार वो कार से आ रहा है। तो कितना समय ले रहा है वो? 8 घंटे का। अब क्या कहता है, तो चलो इसको अपन यहाँ पास इस तरह से नोट कर लेते हैं। देखो ऐसे ही क्या कह रहा है, देखो पैदल एक बार कैसे जाता है? पैदल जा रहा है, और दूसरी बार वापिस कैसे आ रहा है? कार से आ रहा है। तो कितने घंटे का समय ले रहा है? 8 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लिया अपन ने। अच्छा देखो, दोनों ही कंडीशन पे अब क्या कर रहा है वो, ये कहता है कि दोनों तरफ कार से चले, यदि जाए भी कार से और वापस भी कार से आए। तो देखो दोनों केस में क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी दूरी जो है ना वो निश्चित है, आपकी जो डिस्टेंस है वो कैसी है? कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो चलो क्या क्या, पैदल गया और कार से आया, 8 घंटे लिया। यदि वो दोनों तरफ जाता भी कार से है और आपका वापस भी कैसे आता है? वो कार से आता है, गया भी कार से और वापस भी कार से आया, तो पहले की तुलना में 2 घंटे का समय कम लेता है, 2 घंटे का कम समय लेता है। तो पहले 8 घंटे का समय ले रहा था, तो अब कितने घंटे का समय लेगा? अब वो 6 घंटे का समय लेगा, 2 घंटे कम ले रहा है। और स्वाभाविक सा आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति यदि पैदल जाएगा और कार से आएगा, यदि वो 8 घंटे का समय ले रहा है, यदि वो दोनों तरफ कार से जाएगा तो भाई उसका समय तो बचना ही बचना है। तो कितना? वो 6 घंटे ले रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, यदि वह दोनों तरफ पैदल यात्रा करे तो कितना समय लगेगा? क्या बोल रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि यदि वो जाए भी पैदल और वापस भी वो कैसे आए? पैदल आए। जाता भी वो पैदल है और वापस भी पैदल आता है।
तो अब हमसे पूछ रहा है कि वो कितना समय लेगा। कुछ नहीं करना है, ये आपको इस ऐसे क्वेश्चन में बस आपको इतना नोट करना है, इतना आपको नोट करना है और देखना है कि भाई आपको क्या मिल रही है, दो इक्वेशन मिल गई, पैदल प्लस कार पहली इक्वेशन और कार प्लस कार, ये क्या मिल गई आपको, दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, देखो यदि क्या करोगे आप यदि आप इस सेकंड वाले में से देखना, ध्यान से देखिएगा, यदि आप क्या करोगे, ये कितना हो गया, देखो आप एक मिनट ना, देखो पैदल प्लस कार, पैदल को मान लो मैं क्या लिखता हूं, वॉकिंग, पैदल को मैंने क्या लिख लिया, वॉकिंग, पैदल को क्या बोलते हैं, वॉक करना बोलते हैं ना, और ये हो गया कार। तो मैं क्या करता हूं, उस पैदल को ना लिखता हूं सी, सॉरी पैदल को क्या लिखता हूं मैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या, वॉक करके, और कार को मैं क्या लिख दिया, सी। तो देखो आपको ये पहले वाले में लिखा क्या है, पैदल जाता है और कार से आता है, डब्ल्यू प्लस सी इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 8 घंटे दिया हुआ है। दूसरे में क्या दे रहा है, कार से जाता है और कार से आता है, सी प्लस सी, कार से जाता है और कार से आता है, तो कितना हो गया आपका, 6 हो गया। सी प्लस सी का मतलब कितना हुआ आपका, 2C हो गया। तो ये कितना हो गया, कार से जाता है, कार से जाता है, यदि मैं कार को सी से डिनोट कर रहा हूं, तो कार से जाना मतलब 2 बार कार से जाना, तो एक बार कार से जाना कितना होगा, यदि 2C बराबर 6 है तो C बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। इस C की वैल्यू जो आपने निकाली है, अर्थात कार से जाने की, आपने एक बार से कार के जाने की वैल्यू निकाली है, वो कितनी आई है, 3 घंटे आई है। तो क्या कर दोगे आप, इस पहले वाले में माइनस कर दोगे, इस पहले वाले में माइनस कर दोगे। तो यहां पास देखना आप, यदि आप पहले वाले में C को माइनस करोगे तो W प्लस सी माइनस सी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, W मिल जाएगा। अर्थात पैदल जाने में कितना समय लगता है, तो 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 5 बचेगा। ये क्या आ गया कि पैदल जाने में एक तरफ पैदल जाने में, एक तरफ पैदल जाने में आपको कितना समय लगता है, यदि आपको ये एक तरफ पैदल जाने में कितना लगता है आपको, पैदल जाने में लगा समय, तो कितना आ गया आपका, 5 घंटे आ गया, कितना, 5 घंटे। आपसे पूछ क्या रहा है, यदि वो दोनों तरफ पैदल जाए, एक तरफ पैदल जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो दोनों तरफ पैदल, अर्थात W प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका, W प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपको बताओ, 5 प्लस 5, ये कितना हो गया, अर्थात ये आपका 10 घंटे हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है आपको, मत लिखो W और C, पैदल कार, कार कार, कार प्लस कार, 2 कार, एक बार जाता है एक बार आता है, अर्थात 2 बार कार से जाना आना हुआ, तो 2 कार बराबर 6 घंटे, तो एक कार बराबर कितना होगा, एक कार का मतलब क्या, एक बार कार से जाने में लगा समय। यदि 2 जाने और आने में कार से समय लगा कितना, 6 घंटा, तो एक बार में कितना लगा, 3 घंटा। तो इसमें क्या करोगे, पहले वाले में कार का जो समय 3 घंटे आया है उसको माइनस कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, पैदल जाने का समय मिल जाएगा एक तरफ। तो एक तरफ पैदल जाने का समय 5 घंटे है, तो दोनों तरफ कितना होगा, 10 घंटे हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक नया वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इस तरीके से इक्वेशन बना के बस इसको सॉल्व कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ठीक है, आओ, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से, अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से, अपनी सामान्य गति से कितने, अपनी सामान्य गति से 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय कितना था। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी सामान्य गति कितनी है, उसने हमको दे दिया है कि उसकी सामान्य गति, तो चलो हमने उसकी मान लिया कि जो उसकी सामान्य गति थी वो कितनी थी, s थी। अब यदि वो इस सामान्य गति से अपने ऑफिस जाता है तो सामान्य टाइम कितना लेता है, वो समय कितना लेता था मान लो, तो वो समय लेता था t समय, कितना, t समय। अब क्या हो गया समझना, अब क्या हो गया, चलो इसको क्या करते हैं, देखो इसको हमने मान लिया S1 और T1, ये क्या है आपका सामान्य गति है और ये आपका सामान्य समय। जब गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, शुरुआती बात हो रही है, तो ये सामान्य गति कितनी हो गई, S1 मान लिया, और यदि वो S1 गति से अपने ऑफिस जाता है तो उसको T1 समय लगता है, ये हमने क्या मान लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपसे ये कह रहा है, ध्यान से हवास देखिएगा, यदि वो अपनी सामान्य गति से 3/4 पे जाए। देखो 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब ये होता है दोस्तों समझना, यदि आपको 3/4 को आपको परसेंट में बदलना हो तो आप कैसे बदलोगे, इसको 100 से गुणा कर दोगे, कितना होगा बताओ दोस्तों,
4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 25 बार, अर्थात ये कितना हो गया आपका 75%। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, 3/4 का मतलब क्या हुआ 75%। ये किससे कम है, 100 से कम है। ये किससे कम है, 100 से कम है। मतलब वो अपनी सामान्य गति से धीमी गति में जा रहा है। अब 3/4 का मतलब क्या हो गया, वो अपनी सामान्य गति से धीमी गति में जा रहा है। ये 75% का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना जब आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था, 3/4 का मतलब क्या होता है, ये जो आपका 3 है ये 4 का कितना परसेंट है, जो ऊपर 3 है ये 4 का कितना परसेंट है, तो क्या करते थे, गुणा करते थे 100 का। अर्थात यदि उसकी सामान्य गति 100% की थी, तो अब वो अपनी सामान्य गति से 75% की गति से जा रहा है। यदि वो पहले 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो अब वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो दोस्तों फिर ये तो तय होगा कि जो सामान्य समय था, यदि अपने उसमें यदि वो निश्चित दूरी को 100 किलोमीटर पर आवर की गति से तय कर रहा था, अब उसने अपनी स्पीड घटा दी, तो बताओ टाइम क्या होगा, उसका टाइम बढ़ जाएगा। यदि एक निश्चित दूरी है, उसको तय करने में एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यदि आप उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को कम कर दिया, यदि स्पीड को कम करेगा तो उसको वो दूरी को तय करने में समय ज्यादा लगेगा ना। तो यहां पास क्या होगा कि हमको जो समय अब ज्यादा लगेगा। तो देखो क्या कर रहा है वो, अब ये आपका जो S2 है, वो S2 क्या है, आपके S1 का पहले वाली सामान्य गति का कितना है, 3/4 कितना। अब जो आपका क्या कर रहा है, वो सामान्य गति से 3/4 गति से आगे बढ़ रहा है। और समय की बात कर लें तो समय कितना ले रहा है दोस्तों, समय जो है आपके पहले से बढ़ जाएगा। तो क्या कर रहा है, 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, अर्थात 20 मिनट वो एक्स्ट्रा ले रहा है। यदि वो पहले T1 समय ले रहा था, तो अब कितना ले रहा है, वो T1 प्लस 20 मिनट ले रहा है, T1 प्लस 20 मिनट ले रहा है। ये इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और तो पूछ क्या रहा है, तो उसका सामान्य समय कितना था, अर्थात वो आपसे क्या पूछ रहा है, सामान्य समय क्या था बताओ, T1। तो वो आपसे प्रश्न में T1 पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो मैं इसको हटाता हूं यहां से, और अब आप समझना। ये हो गया। अब देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना एक फॉर्मूला, बताओ यदि डिस्टेंस आपकी समान हो, यदि डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपको कौन सा मिलता था रिलेशन, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू, बोलो क्या मिलता था, एस स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और आपका टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, ध्रुव विरोधी होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कब की केस में, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अर्थात ध्रुव विरोधी होने का मतलब क्या होता है, यदि S1 भागे S2 दिया हुआ है, तो यहाँ पास जो आपका TT आएगा, यदि यहाँ 1 है तो ध्रुव विरोधी है तो क्या वो 2 आएगा, ये 2 रहेगा तो क्या आएगा, यहाँ पास 1 आएगा। वैल्यू पुट कर दो। तो S1 तो हमको पता नहीं है, तो S1 पुट कर दिए। S2 कितना है, पहले की अपनी पहले सामान्य गति से वो क्या कर रहा है, 3/4 पे चल रहा है, ये कितना हो गया, 3/4 हो गया। देखो भाई आपका T2 कितना दिया हुआ है, सामान्य जो समय था उससे 20 मिनट अधिक का समय ले रहा है, देरी से पहुंच रहा है, मतलब उससे अधिक समय ले रहा है। तो T1 प्लस 20 मिनट हमने ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका, T1 प्लस 20 आ गया। और T1 तो हमको पूछ रहा है, तो हमको उसने T1 लिख दिया। देखो ये S1 से S1 कट जाएगा, ये 3/4 है, तो जो उसका 4 है वो ऊपर चले जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4/3 बराबर दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, T1 प्लस 20 इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाई T1। तो कितना हो गया, देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहां पास लिख रहा हूं देखना, ये कितना होगा 4T1 हो जाएगा, कितना, ये हो जाएगा 4T1। और इस 3 का गुणा इससे करोगे तो किससे कितना हो जाएगा, ये 3 का गुणा इधर करोगे तो 3T1 हो जाएगा, 3T1। और 3 का गुणा 20 से करोगे, 3 का गुणा 20 से करोगे, कितना हो जाएगा आपका ये 60। एक बार चेक कर लें ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कई बार बोर्ड में कट जाता है। ओके क्लियर है। तो कितना आ गया, 4T1 इक्वल टू 3T1 प्लस 16। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस 3T1 को इधर ले आता हूं, किस तरफ, बाएं साइड ले आता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, -3T1 बराबर कितना, 60। 4T1 माइनस 3T1 कितना हो जाएगा दोस्तों, T1 हो जाएगा, है ना, ये T1 हो गया, ये बराबर कितना आ गया 60। तो कितना समय ले रहा है दोस्तों, देखो इसमें क्या करे हैं कि हम T1 में क्या जोड़े हैं, देखो ये 20 जोड़े हैं, ये 20 किस में है, ये मिनट में है। अर्थात जो आपका T1 आ रहा है ना, ये 60 घंटे नहीं है, ये क्या है आपका 60 मिनट। ठीक है, तो आपका जो शुरुआती समय था, ये आपका जो सामान्य समय था, कब, जब वो S1 गति से चल रहा था, तो सामान्य समय कितना था T1, तो हमसे क्या पूछा है T1, तो कितना हो गया 60 मिनट। नोट करो आंसर।
तो इस क्वेश्चन में सारा का सारा खेल क्या था जो आपको इसमें पकड़ना है कि भाई देखो क्या कर रहा है कि जो सामान्य गति थी तो हमने सामान्य गति को S1 मान लिया था, बस सामान्य गति को S1 मान लिया, सामान्य समय को T1 मान लिया। मतलब क्या कि किसी दूरी को, माना कि ये दूरी है, किसी दूरी को वो S1 स्पीड से T1 समय में तय करता है। अब क्या कह रहा है कि वो अपने सामान्य गति से 3/4 में चलता है, अर्थात जो पहले उसकी स्पीड थी उससे स्पीड को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो जो पहले गति थी तो क्या होगा, आपका जो S2 हो जाएगा, दूसरी वाली गति होगी, वो पहले वाले का क्या 3/4, तो इसको आपको S1 गुणे 3/4 लिख देना है। तो ये आपका क्या हो मिल जाएगा, आपको S2 मिल जाएगा। जब वो इस गति से चल रहा है तो समय क्या हो रहा है, उसको अधिक लग रहा है, तो T2 क्या हो जाएगा कि पहले वाले समय से 20 मिनट की देरी हो रही है, अर्थात T1 में क्या कर देंगे, 20 मिनट जोड़ देंगे। पहले यदि उसको 60 मिनट लग रहा था तो अब उसको 80 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में T2 पूछ लेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अब T1 निकाल लिए हो और T1 में 20 जोड़ दोगे तो आपको T2 कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको T2 मिल जाएगा 80 मिनट। ठीक है, ये आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा क्या है, T1 पूछा है, तो आंसर कितना आया, 60 मिनट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जो बार बार ये कहते हैं ना कि सर मेरे को मैथ समझ में नहीं आता है, मेरे को मैथ नहीं बनता है, ईमानदारी वाली बात बताऊं, देखो जितने भी स्टूडेंट जो होते हैं ना 10वीं तक तो सब कॉमन होते हैं ना, 10वीं के बाद ही वो तय करते हैं कि मेरे को मैथ्स में जाना है, कि मेरे को बायो में जाना है, कि मेरे को आर्ट्स में जाना है, कि मेरे को कॉमर्स में जाना है। तो कोई बचपन से ये तय करके नहीं आता कि इसको क्या पढ़ना है। और जितने बच्चे मैं आपको बता रहा हूं ना, भले आप लोगों को ये बात थोड़ी सी मजाकिया लगे, लेकिन जितने अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, यदि 100 बच्चे मैथ सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें से 70 से 80 बच्चे केवल ना ईगो में, समाज के बहकावे में, घर वाले जिनके माता पिता होते हैं कि भाई लड़का हमारा मैथ्स लेके पढ़ेगा, आईआईटी में एडमिशन लेगा, जो बायो लेते हैं लड़का हमारा डॉक्टर बनेगा, है ना, डॉक्टर बनेगा तो उसको झक मार के अब बायो ले नहीं लेना है, भले उसका मन कॉमर्स पढ़ने का हो। तो दोस्तों कोई भी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना बचपन से मैथ्स में स्ट्रांग नहीं होता है। और जो मैथ्स में स्ट्रांग होता है, जिनको हम बात करते हैं कि भाई ये लड़का मैथ्स वाला है, मैथ्स बैकग्राउंड वाला है, इसको मैथ्स अच्छे से आता है, उसको मैथ्स अच्छे से आता तब है जब वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसको भी मैथ्स तभी अच्छे से आता है जब वो लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है। आपको मैथ्स इसलिए नहीं आता है कि आप मैथ्स में मेहनत नहीं कर रहे हैं। यदि आप मैथ्स को समय दोगे, भाई ठीक है अभी आपको मैथ्स से डर लगता है, आप मत 10 क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन को उठाओ और 2 क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करो और फिर देख बोला, देख मोला कैसे नहीं बनते। 2 क्वेश्चन को आपको 10 बार सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व कर लोगे ना तो वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाला। और यही काम क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट कर रहा है जिसको मैथ्स अच्छे से आता है। तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन अभी भी क्या करता है, वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो अभी भी मैथ्स को बहुत सॉल्व करता है। ये गलतफहमी में कभी भी मत रहना कि उसको वो मैथ्स बैकग्राउंड वाला है तो उसको मैथ्स अच्छे से आता है। उसको मैथ्स तभी अच्छे से आता है जब वो बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए दोस्तों यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको, जैसे जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं या किसी से भी आप पढ़ते हो, यदि आपको समझ में आ गया एक बार, आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। एक बार 2 बार आपको मैथ्स कमजोर लगता है तो 5 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, उसका मैथ्स मजबूत है तो वो 2 बार कर रहा है, लेकिन उसका मैथ्स तभी मजबूत होगा जब वो 2 बार करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और मामला खत्म। ठीक है भाई, तो बस क्या करना है कि हमारा मैथ्स कमजोर है, चलो भाई कि तू 2 बार पढ़ता है तो मैं 5 बार सॉल्व करूंगा। मेहनत में कमी मत करना। यदि आप मैथ्स में मेहनत कर लोगे दोस्तों ना, तो छात्रावास अधीक्षक पेपर जो है, जो एक सीट आपकी इसमें पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों पूरा पूरा कंपटीशन दो, जो मैथ्स वाले हैं उनको पूरा पूरा कंपटीशन दो, और जो मैथ्स वाले सुन रहे हैं भाई, तुम लोग भी समझ जाओ कि कंपटीशन बहुत तगड़े से मिलने वाला है। ठीक है, मजे से पढ़ो, अभी परीक्षा में समय है, आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, बढ़िया लाइन से सिस्टमेटिक तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कार एक साथ रवाना होती हैं। पहली, चलो भाई एक काम करते हैं, ये 2 कार हैं, 2 कार क्या हो रही है, एक साथ रवाना हो रही है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि ए से, पहली कार ए से बी की ओर तथा दूसरी कार बी से ए की ओर जाती है। ये क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है। कार 1 क्या करती है, जो आपका कार 1 है इसको मैंने बोल दिया C1, और कार 2 क्या है, इसको मैंने कह दिया C2 अर्थात कार 2। तो कार 1 ए से बी की ओर रवाना होती है और कार 2 बी से ए की ओर रवाना होती है। ए और बी के बीच की स्थान पर, ए और बी के बीच किसी स्थान पर क्या करते हैं, किसी स्थान पर मिलने के बाद
मान लो कि वो स्थान यहाँ है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः अपने गंतव्य तक, अर्थात बी का गंतव्य क्या है, गंतव्य मतलब बी का डेस्टिनेशन क्या होगा, आखिरी पहुंचने का स्थान ए होगा, और ए का गंतव्य क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, बी होगा। तो क्या करते हैं ये मिलने के बाद में, क्या कर रहे हैं ये मिलने के बाद में, जो आपका बी है ना, वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितने घंटे का समय ले रहा है, 9 घंटे का समय ले रहा है। और जो आपका गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः, तो देखो नहीं, यहां पर समझना, पहले ए जा रहा है, ए कहां जा रहा है, बी है ना, ए आपका कहां जा रहा है, बी जा रहा है, और बी कहां आ रहा है, आपका ए आ रहा है। मिलने के बाद समझना, मिलने के बाद जो आपका ए है उसका गंतव्य क्या है, बी, तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितने घंटे का समय ले रहा है दोस्तों, 9 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, 9 घंटे का समय ले रहा है। और जो बी है, क्योंकि क्या बोला, देखो क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो पहले कौन जा रहा है, ए से बी, तो स्टार्टिंग हम इसको मान रहे हैं, ए से बी, और दूसरा क्या है, बी से ए जा रहा है। तो पहला वाला क्या करता है, मिलने के बाद 9 घंटे में बी, ए से निकल के मिलने के बाद में बी तक 9 घंटे में पहुंच जाता है। और जो आपका बी से जो कार 2 निकली थी, वो मिलने के बाद में ए पर कितने घंटे में पहुंच जाती है, 16 घंटे में पहुंच जाती है, 16 घंटे में। ये 16 घंटे समय कौन ले रही है, ये आपका कार 2 ले रही है। ये 9 घंटे का समय कौन ले रही है, ये आपका कार 1 ले रही है। ठीक है, तो ये हमको समय दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, समय लेती है तो दूसरी कार की चाल क्या होगी, C2 की क्या पूछ रहा है आपसे, चाल अर्थात स्पीड पूछ रहा है। तो चलो मान लो कि C2 की स्पीड क्या है, चलो ये जो C1 ने समय कितना लिया, देखो C1 का समय कितना है, 9 घंटे। तो C1 का समय यदि 9 घंटे है, तो देखो C1 का समय मतलब पहले वाली कार का समय हमने कितना ले लिया, 9 घंटे ले लिया, और इसकी स्पीड क्या ले ली हमने, S1 ले ली। ठीक है, और क्या दिया है आपको, T2, अर्थात जो आपकी कार 2 है वो कितना समय ले रही है पहुंचने में, 16 घंटे का समय ले रही है। तो हमने क्या ले लिया, T2 ले लिया, कितना आपका 16 घंटे ले लिया, कितना आ गया, 16 घंटे आ गया। और इसकी स्पीड हमने क्या मान ली, इसकी स्पीड हमने मान लिया S2। अब देखो क्या बोल रहा है, तो दूसरी कार की चाल याद करो। यदि पहली कार की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटे है, पहली कार की चाल क्या बोल दिया आपको, 56 किलोमीटर पर आवर, है ना, 56 किलोमीटर क्या आपका पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। तो क्या क्या देखो, आपको T1 मिल गया, S1 मिल गया और T2 मिल गया। निकालना क्या है आपको, S2 निकालना है, दूसरी कार की चाल निकालनी है। हमारे पास में कौन सा एक फॉर्मूला है, और इस सारे केस में क्या है, आपके ए और बी के बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है। वो उसकी बात आपसे कर ही नहीं रहा है, वो आपको डेटा क्या दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, आपसे S2 पूछ रहा है। और यहाँ पास हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, निश्चित है, कांस्टेंट दूरी है। जब निश्चित दूरी होगी तो आपको क्या मिलता है रिलेशन में, S1 भागे S2 बराबर T2 भागे T1, ये आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों बस यहीं से आपको समझना है कि जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, कैसा क्वेश्चन मिलता है कि आपसे कहता है कि मिलने के बाद, कैसा, मिलने के बाद, जैसे ही आपका क्या होता है, मिलन होता है, मिलने के बाद वो लोग कुछ नहीं करते हैं, ना बात करते हैं ना चीत करते हैं, सीधे मिलने के बाद क्या करते हैं, मिले और आगे बढ़े। जब कभी भी वो मिलने के बाद में अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए, बी ए की ओर बढ़ जाए और ए बी की ओर बढ़ जाए, है ना, क्या मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएं, जब कभी आपको प्रश्न में ऐसा लिख के देगा, तो दोस्तों आपको यहां तक पहुंचना है और क्या करना है, सीधे आपको, ये तो हमने इक्वेशन देखी थी कब की केस में, जब आपका डी कांस्टेंट हो, तो आपको यहां तक पहुंचना है। और इसके बाद में क्या करना है, आपको इस T2 बाई T1 में ऐसा एक वर्गमूल लगा देना है, कैसा, आपका अंडर रूट लगा देना है। तो देखो वो क्या बन गया है, यहां मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। तो क्या बन गया इक्वेशन, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो क्या करना है, S1 भागे S2 बराबर T2 भागे T1, यहां तक तो हम पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको इसमें एक ऐसा वर्गमूल चिपका देना है बस। तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। इसको मैं ड्राइव करता तो कम से कम आपको ड्राइव करके समझाने में 10 मिनट लगते, जो कि आपके किसी भी काम का नहीं था। डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले को याद करना है, लेकिन यहां भी मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूं, यहां मैं आपको आधा याद करने के लिए कह रहा हूं क्यों, क्योंकि आधा तो हम यहां तक समझ गए कि जब हमको इतना डेटा मिल जाता है और डी कांस्टेंट दिया है तो S1 बाई S2 बराबर T2 बाई T1 होता है, यहां तक तो हमको समझ में आ गया था। बस ध्यान में क्या रखना है कि जब आपको क्वेश्चन में कहता है कि मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य तक चले जाते हैं, तो जैसे ही वो यदि गंतव्य तक चले जाते हैं मिलने के बाद में,
तो आपको ऐसा एक अंडर रूट क्या करना है, टी के ऊपर वाले पोर्शन में चिपका देना है। अब वैल्यू पुट कर दो तो बताओ कितना आ रहा है आपका आंसर। देखो आपका S1 कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। S2 क्या कर रहा है, हमसे पूछा है। आपका T2 कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। T1 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और इसका क्या हो गया, ये अंडर रूट। जब आप इस अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो देखो मैं यहां पास कर रहा हूं ना, थोड़ी जगह कम पड़ रही है दोस्तों, इसीलिए ध्यान से देखिएगा ना, कंफ्यूज मत होना। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो बताओ आप। ये 56 का 56 तो ये उतर जाएगा, और ये हो गया आपका S2 हो गया। ये क्या है, 56 है। बताओ 16 का वर्गमूल कितना कितना होता है, तो आप बताओगे 4, और 9 का कितना होता है 3। गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो S2 बराबर कितना हो जाएगा, S2 बराबर आपको मिल जाएगा 56 गुणे 3, है ना। यहाँ पास जगह जगह कम है, इसलिए दोस्तों मैं आपको हौच-पौच मत होना, ध्यान से समझना। ये कितना होगा, S2 बराबर कितना होगा 56, और ये 3 जाके गुणा होगा तो 56 गुणे 3, और ये कितना जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पास 4। कितना हो जाएगा ये आपका 4। चलो तो कितना आएगा आपका आंसर यहां से, देख लो, काट लो। 4 से काटोगे तो कितना होगा, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 चौक 16। ये कितना आ गया 14। तो जो आपकी S2 की वैल्यू आ रही है दोस्तों, है ना, उसको आप लोग देखिएगा। जो आपके S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहां से देखो, यहां सॉल्व कर रहा हूं, जगह हमारे पास में कम पड़ रही है, इसीलिए मैं आपको इस स्टेप को यहां पास दिखा रहा हूं। कितना हो गया, देखिए S2 बराबर कितना था, 56 था, गुणे कितना था 3 था, भागे कितना था 4 था। ठीक है, तो कितना बार काटोगे, देखो ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 दूनी 56, तो ये आ गया आपका 14। तो S2 बराबर कितना हो गया, 14 में 3 का गुणा करोगे तो कितना 42, तो ये आ गया आपका 42 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको नोट करिए, समझ में आ गया ना। सारा का सारा प्रोसीजर सब कुछ सेम रहेगा। जैसे ही हमको ये इक्वेशन मिलेगी, और जब आपको प्रश्न में बोल देगा कि मिलने के बाद अपने गंतव्य तक चले जाते हैं, इतने इतने घंटे आपको दे देगा, तो शुद्ध बस आपको इस क्वेश्चन दो चीज पकड़ना है कि ए का गंतव्य बी है, कितने घंटे ले रहा है, 9 घंटे ले रहा है। तो T1 कितना हो गया, 9 घंटे। बी का गंतव्य अर्थात बी का डेस्टिनेशन क्या है, ए है, कितना घंटे ले रहा है, 16 घंटे ले रहा है। अर्थात आपका T2 कितना हो गया, 16 घंटे हो गया। पहले वाले की चाल आपको दी है, अर्थात S1 हो गया। पूछ रहा है आपसे S2, डी कांस्टेंट होगा तो S1 भागे S2 बराबर T2 भागे T1। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या कर देना है, उसमें वर्गमूल चिपका देना है, किसमें, टी के ऊपर वाले भाग में। सॉल्व कर लोगे तो S2 कितना आ गया आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए नोट करिए, एक भी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैं नहीं छोड़ रहा हूं। आज आप लोगों को लग रहा होगा दोस्त कि इतने लंबे लंबे वीडियो आ रहे हैं, दोस्तों आप देखिएगा, आप लोगों ने कभी ऑफलाइन कोचिंग भी करी होगी ना, या आप लोग किसी अदर रिसोर्सेस में आप लोगों ने पेड कोर्स लिया होगा सपोज, तो दोस्तों आप लोग ना प्लीज कंपेयर करिएगा। वहां भी यदि आपको इतने डिटेल तरीके से, इतने आराम से दोस्तों आपको पढ़ा रहे होंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आपके लिए इतनी मेहनत पेड कोर्स में भी करने वाला है, जितनी मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को यदि मेहनत अच्छी लगती हो, पसंद आता हो, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि वहां तक मैं पहुंचूं, उनको भी मालूम पड़े कि हाँ भाई यहाँ पास आपको कोई पढ़ाने वाला है। सारा का सारा जो आपको छात्रावास की तैयारी जो पूर्ण रूप से जो आप लोगों को निःशुल्क करवा रहा है, तो कोई ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसी कोई संस्था है, वहां तक भी ये दोस्तों ये बात पहुंचे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए आप लोग। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया। आइए बढ़ते हैं नई वैरायटी की ओर। क्या कह रहा है, देखिए एक आदमी मैसूर से बंगलुरु, है ना, मैसूर से बंगलुरु अर्थात क्या, आपके मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। दोस्तों एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया है। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है औसत गति के ऊपर में, अर्थात एवरेज स्पीड, औसत चाल। ये एक नया टॉपिक आ गया, क्या हमारा, एवरेज स्पीड, अर्थात क्या आपका एवरेज स्पीड, औसत चाल पर आ गया। दोस्तों औसत चाल क्या होती है समझिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। औसत का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, एवरेज का मतलब क्या होता है ना, और साथ में क्या जुड़ गया है, चाल जुड़ गया है। अर्थात देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब कभी भी बात करते हैं औसत की, तो क्या होता है, देखो डी है ऊपर, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका
टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। चलो इधर हिंदी में है तो यहां भी हिंदी में लिख दें, नहीं तो बड़ा पंगा होता है हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में, है ना। ठीक, देखना भाई, औसत चल बराबर क्या होगा, कुल दूरी, क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ये क्या होता है, ये आपकी होती है औसत चाल, अर्थात क्या, स्पीड। ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज, है ना। ये क्या है, एवरेज स्पीड। क्या हो गया आपका, कुल दूरी अर्थात टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। इसको लिख लीजिएगा, है ना। क्या, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलिए अभी यहां पर एक चीज और देखिएगा, यहां से अपन को क्या है, इसका एक होता है क्या, फॉर्मूला। तो देखो S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है D अपॉन टी। यदि मान लो क्या कर रहे हो आप लोग, यहां से यहां तक की दूरी है, तो क्या करता है, देखो ये D1 दूरी है, इसको आप मान लो T1 समय में तय करते हो। ये आपकी D2 दूरी है ना, इसको आप T2 समय में तय करते हो। और ये आपकी कैसी दूरी है, D3 दूरी है, इसको आप यदि T3 समय में तय करते हो। तो पूरी यात्रा के दरमियान D1 दूरी को T1 समय में S1 स्पीड से, D2 दूरी को T2 समय में S2 की स्पीड से, और D3 दूरी को T3 समय में S3 की स्पीड से क्या करते हो, आप तय करते हो। अर्थात सपोज मान लो क्या कर रहे हो कि आप अपनी कोचिंग से घर जा रहे हो। D1 का मतलब क्या हो गया कि कुछ दूरी तक आप पैदल जाते हो। D2 का मतलब क्या हो गया, कुछ दूरी तक आप पैदल जाते हो। D2 का मतलब क्या हो गया कि उसके आगे की कुछ थोड़ी बहुत और दूरी आप लिफ्ट मांग के बाइक से जाते हो। तो क्या S2 स्पीड हो गया, D2 डिस्टेंस हो गया। अब जो अंतिम दूरी बची, तो उसमें क्या करते हो, आप कार वाले से लिफ्ट मांग लेते हो। तो वो क्या हो गया, आपकी स्पीड S3 हो गया। और कितनी, सबसे जो आपकी बची हुई दूरी। तो ये D1 प्लस D2 प्लस D3, यदि मान लो कि ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका, आपका A से लेके B की बीच की दूरी कितनी है, ये 3 भागों में बटी है। यदि हम इसको D मान लें टोटल, तो दोस्तों बताओ मेरे को, ये टोटल D क्या होगा। यदि ये A से लेके B की बीच की दूरी, A से लेके B की बीच की दूरी यदि D है, तो D बराबर क्या होगा बोलो। D बराबर आप बताओगे सर कि D1 है प्लस D2 है और क्या है, प्लस D3 है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये D क्या है, आपकी कुल दूरी है। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आपको, इसको क्या आप लिख सकते हो, एवरेज स्पीड को क्या बोल सकते हो, D1 प्लस D2 प्लस D3 लिख सकते हो ना। बराबर क्या है, कुल दूरी है, क्या, कुल दूरी। और कुल समय क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। क्या बोल दोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। या तो देखना इसको आप और कैसे लिख सकते हो, देखो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं ना, यहां पास ध्यान देना भाई। मैं इसी स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं, इस स्टेप को यहां आगे लिख रहा हूं, यहां से यहां नहीं बढ़ रहा हूं, इधर से इधर बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ये ऊपर क्या था, D1 प्लस D2 प्लस D3 लिखा हुआ है। देखो T1, S बराबर क्या होता है, D अपॉन T होता है। तो T बराबर क्या होगा बताओ, T बराबर क्या होगा, ये S इधर आएगा और T इधर चले जाएगा। तो T बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये T1 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, T1 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, dy s के रूप में, अर्थात डिस्टेंस अपॉन स्पीड के रूप में लिख सकता हूं ना। ये क्या है आपका T1 है, देखो ये D1 D2 D3 ये मैंने यहां लिख दिया। ये आपका क्या है, T1 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, D1 भागे D1 भागे S1, D2 बाई S2, और क्या लिख सकता हूं, प्लस D3 बाई S3। बिल्कुल भी लोड मत लो। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सर इतना क्या डिटेल में पढ़ा रहे हो एवरेज स्पीड को, कुछ नहीं है। यूज क्या करना है, सिर्फ इसी को यूज करना है, औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन क्या है कि आपको क्वेश्चन इतना इजी नहीं देगा, दे दिया तो हमारी भलाई। तो क्या होता है कि वो आपको अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग समय देगा और पूछेगा बताओ कि अलग अलग दूरी में यदि वो अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग स्पीड से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, देखो D1 प्लस D2 प्लस D3 ये क्या है, आपका कुल दूरी है। तो कुल दूरी को हमने क्या कर दिया, D1 प्लस D2 प्लस D3। कुल समय क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। और T को हम क्या लिख सकते हैं, D भागे S लिख सकते हैं ना, T को हम D भागे S लिख सकते हैं। तो क्या कर दिया, D भागे S, अर्थात T1 है तो D1 बाई S1, D2 बाई S2 और D3 बाई S3, बस।
तो ये समझने के लिए है, इसको आप नोट कर लेना है ना, ये आगे कैसे यूज होगा तब आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, आपके समझ में आ भी गया होगा। सपोज नहीं भी आया होगा तो बिल्कुल भी नोट मत लेना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वहां से इसका मतलब मालूम चल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ठीक है, तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके औसत से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, इसका ये बेसिक फॉर्मूला होता है। औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका होता है बेसिक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे हमने इसके इस तरह से देखा कि आप एवरेज स्पीड को, क्या आप एवरेज स्पीड को, तो ये क्या है आपका, यहां से एवरेज स्पीड है, ये क्या है एवरेज स्पीड है, बराबर क्या d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। और इसी को हमने आगे क्या कर दिया, t को dy s के रूप में भी लिख दिया, तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अर्थात ये जो आप रूप देख रहे हो ये भी क्या है आपका एवरेज स्पीड है ना, ये भी क्या है एवरेज स्पीड है। तो ये तो क्या हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड से और बनता है ना, उसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लिए है ना, चलिए इसको मैं हटा के आपको मैं एक फॉर्मूला और दिखाता हूं, क्या आपका एवरेज स्पीड का। ये आपने क्या देखा, एवरेज स्पीड अर्थात क्या, औसत चाल, बराबर क्या होता है देखो, 2 गुणे S1 और गुणे S2 भागे S1 प्लस भागे S1 प्लस S2। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला और है जो कि सबसे अधिक यूज होता है और सबसे अधिक आसान होता है। कभी भी आपको यदि दो स्पीड दी हुई हो तो आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, 2S1 2 इंटू, ये क्या है आपका 2 गुणे, है ना, ये क्या है 2 गुणे S1 इंटू S2 भागे S1 प्लस S2। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मैसूर से बेंगलुरु। और दोस्तों कभी भी जब आपसे ये बात करता है ना, तो यहाँ पास में एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्या कि एवरेज स्पीड कब निकलेगी, जब आपके पास में एक दूरी हो, फिक्स दूरी हो, है ना। दूरी बढ़ती ही जाएगी तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, तो यहाँ पास आपके पास में कुल दूरी, ये जो डी है ना, आपको कुल दूरी के रूप में होना ही मिलना ही चाहिए आपको, कुल दूरी आपको पता होनी चाहिए। या तो हम क्या कहें कि ये क्या हो, या तो कुल दूरी हमको पता हो अर्थात ये क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, जब आपकी दूरी कांस्टेंट होगी तो फिर क्या होगा, आपको एवरेज स्पीड मिलेगी 2 गुणे S1 इंटू S2 भागे S1 प्लस S2। देखो क्या कह रहा है कि दो स्थान के बीच में क्या बोल दिया है इसने, एक स्थान दे दिया है आपका बेंगलुरु, ये क्या दे दिया है आपको बेंगलुरु, और दूसरा आपको क्या दे दिया है मैसूर, ये क्या दे दिया है आपको, दूसरा आपको दे दिया है मैसूर। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि इनके बीच में जाते समय क्या कर रहा है, वो जा रहा है, सॉरी ये ना उल्टा हो गया है लिखने में, लो रे बाबा, हटा देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर क्वेश्चन में दिया है मैसूर आप जा रहे हो बेंगलुरु। क्या कर रहा है देखो, मैसूर से बेंगलुरु जा रहा है, लो भाई, ये क्या कर रहा है, मैसूर से बेंगलुरु जा रहा है, ठीक है, बेंगलुरु जा कैसे रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, जा कैसे रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और ये बताओ, ये बेंगलुरु से जो आपकी मैसूर की दूरी है क्या ये बदल रही है, नहीं बदल रही है भाई, कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना है कि जाएगा तो कुछ दूरी थी आएगा तो कुछ दूरी थी। तो यहाँ बस आपको ये मान के चलना है कि दूरी निश्चित है, ठीक है। तो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बेंगलुरु से वापस मैसूर किस स्पीड से आ रहा है दोस्तों, 60 किलोमीटर दिया है कि आपको 60 किलोमीटर की दिया हुआ है, आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, ये वापस आ रहा है। तो जाने और आने में इसकी औसत स्पीड क्या है आपसे ये पूछ रहा है, लगा दो ये वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका, 2 गुणे कितना, 40 गुणे 60, 40 गुणे 60, नीचे क्या हो जाएगा 40 और 60 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा देखो, 6 चौको 24 दूनी का कितना हो गया, 48 हो गया, और ये कितना हो गया 40 और 60 100 हो गया, 6 चौको 24 दूनी के 48, ये 4800 हो गया। इसको काटोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल गया 48 क्या किलोमीटर पर आवर, ये क्या है आपका एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, हो गया। तो कितना आ गया हमारा एवरेज स्पीड, कितनी आ गई हमारी एवरेज स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी क्या आ गई यहाँ एवरेज स्पीड। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए देखो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रवि रवि क्या कर रहा है, ए से बी अर्थात ये ए है और ये आपका बी है। ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे अर्थात 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बी से सी 15 किलोमीटर, बी से सी कैसे जा रहा है, बी से सी जा रहा है आपका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। और सी से डी कैसे जा रहा है दोस्तों, देखो सी से डी की क्या स्पीड है आपके 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो, अर्थात ये जो ए से लेके बी की बीच की दूरी है, बी से बी की बीच, बी से लेके सी की बीच की दूरी है और सी से लेकर डी के बीच की दूरी है, ये क्या है, तीनों ही क्या है, ये बराबर है, ये तीनों ही बराबर हैं। तो रवि की औसत गति कितनी होगी, तो रवि की औसत गति कितनी होगी, तो बताओ मेरे को। एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड, ये क्या पूछ रहा है आपसे, औसत गति पूछ रहा है। बताओ क्या होता है, कुल दूरी, बोलो कुल दूरी, क्या देखा था आपने फॉर्मूला, कुल दूरी भागे क्या था आपका, कुल समय, कुल दूरी भागे कुल समय। अब हमको क्या दिया हुआ प्रश्न में, देखो हमको क्या है, ए बी, ये क्या है ए से बीच की दूरी, ए बी बराबर क्या दिया है आपको, बी सी दिया है, अर्थात बी से लेके सी की बीच की दूरी बराबर आपको क्या दिया है, सी डी, मतलब सी से लेके डी के बीच की दूरी। ए बी बराबर बी सी बराबर आपको सी डी दे दिया है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हमको एवरेज स्पीड पूछा है क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं देखिएगा, इसको क्या मान लेते हैं, माना कि ये कितना है, 1 किलोमीटर, कितना हमने इसको 1 किलोमीटर मान लिया। अभी हमको दिया नहीं, हमने इसको क्या कर लिया, इसको मान लिया, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या है कि हमको कुल दूरी, तो बताओ यहां से आपकी कुल दूरी कितनी हुई, आपकी कुल दूरी कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी। भाई यहां पास ध्यान से देखना, जो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी, जो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये मान ये ए था, तो ए से लेके यहां तक की जो आपकी टोटल डिस्टेंस है, तो कितना हो गया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हुआ। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो आपकी कुल दूरी कितनी आ गई, यदि मैं एवरेज स्पीड को अब ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ए एस लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज स्पीड को, औसत चाल को मैंने यहाँ पास ए एस लिख दिया, क्यों, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो ये हो गया। अब देखो कुल दूरी कितनी हो गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है। और आपका जो कुल समय कितना हो जाएगा बताओ, ए से बीच की दूरी यदि हमने 1 किलोमीटर मान लिया है, 1 किलोमीटर मान लिया है, कितना, 1 किलोमीटर मान लिया है, तो ये क्या है, दूरी है, और ये क्या है आपका स्पीड है। स्पीड बराबर क्या होता है बताओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि आपको टाइम निकालना हो तो क्या करोगे, टी उधर लाओगे तो जो आपका एस है वो डी के नीचे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पास देखो आपको डिस्टेंस कितना हमने 1 मान लिया है, स्पीड क्या है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपका टाइम क्या हो गया, 1/10 आवर, कितना हो गया आपका टाइम, 1/10 आवर हो गया ना भाई। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपका टाइम कितना हो गया 1/10, डिस्टेंस 1, स्पीड 10, तो 1/10, तो ये क्या हो गया आपका T1 हो गया। सेम क्या निकाल लोगे आप, T2 निकाल लोगे, T2 बताओ कितना आएगा आपका, 1/15 आएगा। और सिमिलरली आप T3 निकाल लोगे, T3 कितना आएगा, ये भी कितना, सब एक एक है, ए भी एक है, ये भी 1 किलोमीटर है और सी डी भी 1 किलोमीटर है। तो T3 कितना आ गया आपका, 1/25 आवर आ गया, 1/25 घंटे आ गया। कुल दूरी कितनी हो गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और तीनों कितना है, 1/1 है। तो दोस्तों बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 होगा। और भाग में क्या है आपका कुल समय, कुल समय कितना है देखो, T1 कितना है आपका 1/10 है, T2 कितना है आपका 1/15 है, और आपका T3 कितना है 1/25 है। यहां तक समझ में आया, इसको नोट करो, क्योंकि फिर मैं यहां थोड़ा सा मिटा के और फिर उसको आगे यहां सॉल्व करूंगा, उसको आप लोग नोट करिए और इसको भी नोट करिए, ठीक है। तो देखो अभी तक हमको यहां पर से क्या मिल गया, यदि मैं इसको एवरेज स्पीड बोल रहा हूं तो ये कितना हो गया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपका, यहां से 3 हो गया। और अब देखो 1/10, 1/15 और 1/25 को आप कैसे सॉल्व करोगे, यदि आप लोगों को नहीं आता होगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। ये हमने T1 T2 और T3 हमने कैसे निकाला था, यहां से हमने निकाला था, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर इसको हटा के मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है, जल्दी करो।
चलिए देखिएगा, देखो क्या दिया है हमको, 1/10, ध्यान से देखना, 1/10, 1/15 और क्या दिया है 1/25। इसका आपको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो क्या करोगे आप, इसका एक 10, 15 और 25 का एलसीएम निकालोगे। 10, 15 और 25 का आपको यदि एलसीएम निकालना हो तो जो सबसे बड़ी संख्या है, देखो कि जो 25 है, 25 में क्या 10 का भाग जा रहा है और 15 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या का आगे पहाड़ा पढ़ो, 50। 50 में 10 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, पर 50 में क्या 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल नहीं बचना चाहिए। 50 में 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जा रहा है। तो फिर आगे पहाड़ा पढ़ लो, 75। 75 में 10 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, नहीं जाता है। 15 का जाएगा, हाँ चले जाएगा, तो 10 का नहीं गया। फिर आगे जब तक पहाड़ा पढ़ना, जब तक कि ये आपका 10 और 15 से क्या डिवाइड ना हो जाए। आगे फिर पहाड़ा पढ़ो तो 25 चौक 100 हो गया। 100 में 10 का भाग तो जाएगा, लेकिन 15 का भाग नहीं जाता। लो भाई फिर फंस गए। अब क्या होगा, 125। 125 में 15 का तो जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। आगे फिर पहाड़ा पढ़ो तो एलसीएम निकालने का तरीका फास्ट ये होता है। तो 25 का क्या करोगे आप, 25 का पहाड़ा एक बार और पढ़ोगे तो कितना हो गया, 150। अब देखो 150 में 10 भी भाग से, 150 में 10 का भाग दो, 150 में 10 का भाग दोगे तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, और 150 में 15 का भाग दोगे तो भी क्या हो रहा है, आपका पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अर्थात आपका 1/10, 1/15 और 1/25 का जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा आपका एलसीएम, वो आपका हो जाएगा 150। अब देखो 150 है तो 10 का गुणा 150 में करना है, तो कितनी बार होगा आपको, 10 में क्या गुणा करें कि वो 150 बने, तो क्या करोगे आप 15 का गुणा करोगे, तो ये 15 आ गया। 15 में किसका गुणा करें कि 150 बने, तो 10 होगा। 25 में किसका गुणा, 25 में कितने का गुणा करें कि 150 बने, तो 6 का। तो दोस्तों कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15 प्लस 10 प्लस 6 भागे कितना हो गया 150। 15, 10, 25, 6, 31, तो कितना हो गया 31/150। ये कितना था, तो इसको सॉल्व करने के हमको कितना मिला, 31/150। ये कितना आ गया 31/150। इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये जो 150 है ना, ये भाग जो 150 है ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा 3 गुणे 150, 3 गुणे 150 भागे 31, तो ये कितना हो जाएगा 450 भागे 31। दिख रहा है, ये कितना हो गया 450 भागे 31। तो 450 भागे जो 31 है वो क्या है, आपका आंसर है, वो क्या है, आपकी औसत चाल है। तो ये मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज समझाई है, इसलिए आपको इतना लंबा दिख रहा होगा देखने में। यदि आप लोगों को एलसीएम निकालते आता तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन ही नहीं करता, जो मैंने यहां आपको इतना सिखाया, डायरेक्टली यहां से आपको सॉल्व करवा देता। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि कई लोगों को क्या होता है जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनको दिक्कत ना हो, सबको समझ में आया क्लास, इसलिए मैं आपको ये भी स्टेप पूरा समझाया। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रहे आपके एवरेज। जब भी आपके एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, औसत चाल के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास में जो हमने देख लिया एक फार्मूला क्या होता है, आपका एवरेज स्पीड बराबर क्या हमने देखा, फार्मूला 2 × S1 × S2, यदि आपको दो स्पीड दी हुई है, और S1 + S2। और या तो क्या होता है बताओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी, क्या होता है आपका, कुल दूरी बटे कुल समय। बस आपको ये दो चीजों को याद रखना है। कभी भी आपको इससे क्वेश्चन आएंगे तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। वो कब बनेंगे आपसे, जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज यहां समझ में आ रहा है एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, चल भाई आगे बढ़े। क्या कह रहा है, देखो एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। अच्छा, तो 5 किलोमीटर आगे है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, जीप की चाल यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जीप की चाल यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार की स्पीड अर्थात कार की चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये जीप और कार दे दिया है, ये क्वेश्चन है चोर पुलिस का। कि एक पुलिस है और एक चोर है। चोर जो है वो पुलिस से 5 किलोमीटर आगे खड़ा है। चोर क्या है, पुलिस से 5 किलोमीटर आगे खड़ा है, और जैसे ही देखता है कि पुलिस पीछे खड़ी है,
सट से भागता है चप्पल हाथ में पकड़ के, क्योंकि चप्पल दौड़ पहन के भागेगा तो भाई फिसलेगा, तो चप्पल को धीरे से हाथ में लेता है और भागता है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ क्वेश्चन में क्या है, लेकिन चोर पुलिस ने दिया, यहाँ दिया आपका जीप और कार। तो क्या बोल रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, और वो जो कार है ना वो उस जीप से 5 किलोमीटर दूरी पर है, आगे है। जीप की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर। भाई ये बताओ, यदि पुलिस की स्पीड चोर से कम होगी तो बताओ कभी भी चोर को पकड़ पाएगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी। तो जो पकड़ने वाला होगा उसकी स्पीड हमेशा, जो पकड़ने वाला है उसकी स्पीड हमेशा जिसको वो पकड़ रहा है, जिसका वो पीछा कर रहा है, उससे अधिक होगी, तभी तो पकड़ पाएगा, भले ही हमसे थोड़ा बहुत आगे क्यों ना हो, है ना। लेकिन हमारी स्पीड, पकड़ने वाले की स्पीड भागने वाले की स्पीड से अधिक होना चाहिए। तो यहां पास समझना, ये क्या बोल रहा है, यहां क्या है, आपकी जीप है, और यहां क्या है, आपकी कार। आपसे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस दे दिया है, आपको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस दे दिया है। जीप की स्पीड आपको दे दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे दिया है, और कार की स्पीड आपको बोल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल रहा है कि बताओ कितनी देर बाद जो जीप है ये कार को पकड़ लेगी, अर्थात जीप जो है कार की बराबरी में आ जाएगी। तो भाई देखो यहां पर सिंपल सा फंडा है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है रिलेटिव स्पीड से। आपके पास में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लोग आपको समझाएंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन में, लेकिन दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहां लगता है, और फिर ट्रेन वाले में भी यूज होता है, क्योंकि जीप कार के पीछे भागे, पुलिस चोर के पीछे भागे, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन का पीछा करे, तो सारा का सारा मामला क्या है, रिलेटिव स्पीड का होता है। जब कभी भी रिलेटिव स्पीड होती है, अर्थात इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सापेक्षिक गति। क्या कहते हैं हम इसको, सापेक्षिक गति। ये सापेक्षिक गति क्या होती है, इसमें इतना मैं देखा ना कि कई बच्चे क्या होते हैं कि समझ में नहीं आ पाता, तो इसमें इतना भिड़ जाते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है सापेक्षिक गति क्या होती है। समझना, सापेक्षिक गति दो तरह की होती है। यदि मान लो कि दो चीजें एक दिशा में चल रही हों, ये जो आपका मान लो जीप है और ये कार है, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हों, सपोज के लिए ये एक गाड़ी है और ये एक गाड़ी है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और एक कंडीशन तो ये होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पहला और दूसरा दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। पहले वाले में क्या था, ये दोनों एक साथ चल रहे थे एक डायरेक्शन में, यहां से वहां जा रहे थे इस डायरेक्शन में। अब क्या हो रहा है कि ये वाला यहां से आ रहा है और ये वाला, ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक के सापेक्ष दूसरे की गति की बात कर रहे हैं, एक के सापेक्ष दूसरे की गति। यदि मैं आपको कह दूं कि भाई अगला जो आदमी है वो कैसा है, गधा है, यदि अगला गधा है तो किससे तुम सापेक्ष तुलना किससे कर रहे हो, किसी होशियार से तुलना कर रहे हो, तब तो अगले को गधा कह रहे हैं। या कभी हम कहते हैं कि भाई वो बहुत ब्रिलियंट है, तो यदि वो ब्रिलियंट है इसका मतलब पक्का तय है कि हम किसी झुलवा से बात कर रहे हैं कि भाई ब्रिलियंट वो है, तो फिर झुलवा राम कौन है, कोई दूसरा होगा। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि एक के सापेक्ष दूसरे की गति। और या तो सिंपल शब्दों में समझना, आप इसके ना फंडामेंटल में मत उलझना कि सापेक्षिक होता क्या है, इतना ही पकड़ना जितना आपको बता रहा हूं। सापेक्ष का मतलब होता है नेट, ओवरऑल, क्या, नेट स्पीड। सापेक्षिक गति का कुछ मतलब नहीं, आप पकड़ना नेट स्पीड, ओवरऑल। जब वो एक डायरेक्शन में जाएंगे तो सपोज मान लो कि इसकी स्पीड क्या है, s1 है, और एक की स्पीड क्या है, s2 है। यदि वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आप खुद देखो, यदि आप जा रहे हो 10 किलोमीटर की स्पीड से और दूसरा वाला भी 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों एक समान लगेगा दोनों क्या चल रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये वाले, सपोज आप जिस बाइक पे बैठे हो और आपका जो दोस्त है वो आपकी बगल वाली बाइक चला रहा है, दोनों की स्पीड 10 है, तो वो आप क्या करोगे, कौन है आपको वो हीरो, क्या नाम है उसका, तो जी क्या नाम है जो दो बाइक पे पैर के चलता है, अजय देवगन कैसे बैलेंस बना रहा है वो, कि दोनों बाइक की स्पीड कैसी कांस्टेंट है। यदि एक बाइक आगे बढ़ गई तो भाई साहब जो खड़े हुए हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो यहां पास में क्या है, जब कभी भी वो एक डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यदि वो एक डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो जाएगा s1 माइनस s2, दोनों में क्या होगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा। यदि वो दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे होंगे तो फिर यहां पास क्या होता है, वो दोनों जुड़ जाते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ेंगे भाई, सिंपल सा देखो ना, मान लो क्या करना है कि एक आदमी, सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसके बॉयफ्रेंड हो,
दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि एक खड़ा है, एक ही आएगा तो आने में समय लगेगा, और दोनों आओगे तो क्या होगा, खटाक से तेजी से मिल जाओगे। भाई ये भी मूवमेंट कर रहा है, ये भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका S1 प्लस S2 हो जाएगा। और यदि दोनों एक साथ साथ चलेंगे तो कितना, S1 माइनस S2 होगा। तो बस आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ गया हो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया हो तो इतना पकड़ना कि सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि जो जीप है वो क्या कर रही है, कार का पीछा कर रही है। कार कहाँ है, इधर है, मतलब क्या कर रही है, कार इधर भाग रही है, और जो आपकी जीप है वो क्या कर रही है, उसका पीछा कर रही है। भाई कार भाग रही है और जीप उसका पीछा कर रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर का। कार की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर, जीप की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमेशा ध्यान में रखना, जो जो पीछा कर रहा है या जो किसी को एक दूसरे को पकड़ रहा है, जो जो पकड़ रहा होगा ना, उसकी स्पीड भागने वाले से हमेशा अधिक होनी चाहिए, तभी तो वो पकड़ पाएगा, अदरवाइज पकड़ ही नहीं पाएगा। तो देखो भाई, आपसे क्या पूछ रहा है, तो कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी, अर्थात कितने मिनट बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगी। अब आप यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ना, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, S1 माइनस S2। देखो इसकी स्पीड कितनी है, 90, और इसकी स्पीड कितनी है, 75। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड बोलो क्या होगी, दोनों की घटेगी, कितना हो गया, 90 माइनस 75, कितना आ गया आपका, 15। ये क्या आ गया, आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। अर्थात दोनों के बीच में क्या है, 15 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उसको समझना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझना। जीप और कार के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यदि मान लो इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता, या मान लो कि क्या है, ये जो डिस्टेंस आपको 5 किलोमीटर का दिया है, सपोज मान लो कि इसको हम क्या बोल देते हैं, 15 किलोमीटर। यदि मान लो कि इनके बीच में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस नहीं होती, इनके बीच में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होती। अब जो आपकी जीप है वो किससे भाग रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है, और जो आपकी कार है वो कैसे भाग रही है, वो आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट की, और इनके बीच की दूरी हमने अभी मान ली 15 किलोमीटर है। अब आप बताओ कि एक घंटे बाद ये दोनों कितना चलेंगे। देखो 1 घंटे बाद में 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद बताओ, 1 घंटे बाद ये जो है आपका ए है, या हम कह इसको क्या कर लें, जीप। 1 घंटे बाद क्या करेगा, ये चलेगा 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। और ये जिसकी ये जो 75 है, ये कितना चलेगा, ये चलेगा आपका 75 किलोमीटर। कितना भागेगा ये, 75 किलोमीटर। ध्यान से देखो, ए आपका कितना भाग रहा है, 90 किलोमीटर और 1 घंटे बाद, और बी कितना भाग रहा है आपका 75 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला कितना वाला, देखो पहला वाला कितना भाग रहा है आपका, 90 भाग रहा है, और दूसरा कितना भाग रहा है, 75। थोड़ा सा यहाँ पास मेरे को जगह कम पड़ जाएगा, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूं। मेरे को यहाँ पास जगह कम पड़ जाएगी, आपको समझ में नहीं आ पाएगा प्रॉपर तरीके से। मैं आपको इसको फिर से समझाता हूं, देखिएगा। चलो बनाना तो यही पड़ेगा, चलो समझना। देखो थोड़ा छोटा बनाता हूं। ये क्या है, जो हमारी जीप है वो किससे भाग रही है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो आपकी कार है उसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या कर रहे थे हमने क्या एज्यूम किया था कि जो हमको डिस्टेंस दिया है 5 किलोमीटर, तो हम मान रहे हैं फिलहाल के लिए कितना, आपका 15 किलोमीटर। इसको हमने 15 किलोमीटर मान लिया। अब देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर। तो दोस्तों चलो यहां से क्या करते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहां से चालू करते हैं। तो 1 घंटे बाद में जो आपकी कार है वो कितना चलेगी, 90 चलेगी। ये कितना हो गया, अब आपका ये 90 किलोमीटर हो गया। कितने, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना चली आपका, 90 किलोमीटर चली।
और जो आपकी कार है ये 1 घंटे में कितना चलेगी, ये चलेगी 1 घंटे में 75 किलोमीटर। भाई इसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी ये आपका 75 किलोमीटर। तो कुल 1 घंटे बाद में देखो जो जीप कितना चली, 90 किलोमीटर चली, और कार कितना चली, 75 किलोमीटर। और कितना आगे थी जीप से, 15 किलोमीटर आगे थी। आपकी जो कार है वो जीप से कितना आगे थी, 15 किलोमीटर आगे थी, और 1 घंटे में चली कितना, 75 किलोमीटर। तो 15 और 75 कितना हो गया, कुल 90 हो गया, कुल 90 हो गया। मतलब ये कि यदि कार और जीप के बीच में 15 किलोमीटर का डिफरेंस होता तो 1 घंटे के अंदर में क्या करती, जो आपकी जीप थी ना वो कार को पकड़ लेती। 1 घंटे बाद में देखो, 1 घंटे बाद में कार कहां पहुंच रही है, कार 1 घंटे बाद यहां पहुंची। तो 1 घंटे बाद में कुल डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पहले से ही आगे था, 15 किलोमीटर ये पहले से ही आगे था, और फिर 1 घंटे चल के 75 किलोमीटर और चला, तो 15 और 75 कितना हो गया, कुल 90 हो गया। और जो आपकी जीप थी ये कितना भाग रही है, 1 घंटे में 90 भाग रही है, तो ये 1 घंटे में ये इधर पहुंच गई, अर्थात उसने कार को पकड़ लिया। ये भी कितने पे आ गई, 1 घंटे पे 90 पे आ गई। तो जब 15 किलोमीटर का डिफरेंस होता तो 1 घंटे बाद में जीप कार को पकड़ लेती, लेकिन डिफरेंस कितना दिया है, 5 किलोमीटर दिया है। भाई हमने तो एज्यूम किया था ना 15 किलोमीटर, यदि 15 किलोमीटर का गैप होता तो जीप कार को कितने में पकड़ लेती, 1 घंटे में पकड़ लेती। तो देखो दोस्तों, पर हमसे क्या पूछा है, 5 किलोमीटर। तो यहां पर समझना कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं आपको यहां पर इसको हटा रहा हूं, किसको मिटाऊं, लो भाई इसको यहां पर देखो। तो देखो क्या कर रहा है कि यदि 15 किलोमीटर का डिफरेंस होता, 15 किलोमीटर का डिफरेंस होता तो 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में क्या कर रही थी, उसको वो जीप कार को पकड़ लेती। लेकिन दिया कितना है डिफरेंस, हमको 5 किलोमीटर दिया हुआ है। तो बताओ कि 15 किलोमीटर यदि डिफरेंस होता तो 60 मिनट में पकड़ती, पर दिया कितना है डिफरेंस 5 किलोमीटर का, तो कितने मिनट में पकड़ लेगी। तो ये आपका 60, और सॉल्व कैसे करते हो, भागे 15, और 5 के लिए निकालना तो क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे 5 का। तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से ये आपका कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 5 एक कम, और 3 एक कम, और ये आपका 20। अर्थात क्या आपका कि 5 किलोमीटर की डिफरेंस के लिए बात कर रहा था, तो जीप जो है ना वो कार को, ये कितना आ गया आपका, 20 मिनट आ गया। अर्थात जीप कार को 20 मिनट में पकड़ लेगी, कितने, 20 मिनट में। मैं दोबारा फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि हम डिफरेंस को 15 किलोमीटर मान रहे थे, तो 1 घंटे बाद में जीप 90 चल रही थी और कार 75 चल रही थी, और ऑलरेडी इसके पास में 15 किलोमीटर की लीड थी, आगे थी वो। तो ये 15 और 75 मिला के कितना हो गया, 90 हो गया। 1 घंटे में जीप 90 भागी और कार 15 किलोमीटर का, मतलब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होने के बावजूद कितना भागी, 15 और 75 90 भागी। 1 घंटे बाद में मतलब क्या हुआ कि जीप ने कार को पकड़ लिया। तो वो कब की डेट में 1 घंटा कब लगता, जब डिफरेंस दोनों के बीच की दूरी 15 होती, तब उसको 1 घंटा अर्थात 60 मिनट लगता। लेकिन दिया कितना है प्रश्न में, आपको 5 किलोमीटर दिया हुआ है। यदि 15 किलोमीटर को तय करने में 60 मिनट लग रहा है, तो 5 किलोमीटर को तय करने में 20 मिनट। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यदि 15 बराबर 60 है, देखो यदि 15 बराबर आपको 60 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना होगा, 60 भागे 15 होगा। तो 5 बराबर कितना होगा, तो 60 गुणे 5 बटे 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 20 मिनट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन। लगता है कि आज भी हमारी ट्रेन चल नहीं पाएगी, नेक्स्ट क्लास में खींचेगी ट्रेन। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, दो दोस्त एक दूसरे से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों से समान समय पर एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। सिंपल सा दिया है कि दो दोस्त हैं, शहर ए है और शहर बी है, एक ही समय पे। पहला वाला क्या करता है, दूसरे वाले दोस्त की ओर 5 किलोमीटर की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो किसी स्पीड से आ रहा है, 7 किलोमीटर की स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो क्या बोलेगा कि तो वह दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद क्या करेंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो भाई क्या बोल रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो बताओ रिलेटिव स्पीड में जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो बताओ वहां पास क्या हो रहा था। बताया था ना आपको एग्जांपल,
कब, है ना, दोबारा नहीं बोल रहा हूं। तो क्या होगा यहाँ पास आपका S1 प्लस क्या होगा S2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास यदि सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या था, माइनस था, अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया S1 प्लस S2, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 12। तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, इनका रिलेटिव स्पीड हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, इनका रिलेटिव स्पीड हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों कब मिलेंगे, तो माना कि दोनों टी समय पर, दोनों टी समय बाद कितना, माना कि दोनों टी समय बाद मिलेंगे। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर टी समय, और दूरी तो हमको ये दूरी कितनी दी हुई है, 48 किलोमीटर। ये जो आपको टोटल दूरी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 48। तो बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी और भागे क्या, स्पीड। दूरी कितनी है, 48 दी हुई है, और आपका स्पीड कितनी आ गई है, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है, 12 आ गई है। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 घंटे। कितना आ गया, 4 घंटे। अर्थात दोनों 4 घंटे बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। नोट करिए क्वेश्चन को। चलो देखो, ए से बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर 40 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो वह दोनों किस समय पर और ए से मिलने वाले स्थान की बीच की दूरी बताइए। है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, समझना। दो स्थान है ए और बी। ये क्या है, ए और दूसरा क्या है, बी। एक आदमी क्या करता है, एक पहला व्यक्ति है, उसको हमने क्या बोल दिया, मान लो उसको हमने बोल दिया क्या, आपका P1। अर्थात P1 मतलब क्या, पहला व्यक्ति। ये कौन है, आपका पहला व्यक्ति। ये कौन है, आपका पहला व्यक्ति। ठीक है, तो पहला व्यक्ति P1 सुबह 8 बजे, कब, देखो सवेरे 8 बजे मतलब क्या, आपके 8 AM, सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जो बी से ए की ओर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, P1 आपका ए से बी की ओर जा रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या है, जो बी से ए की ओर, वो क्या कर रहा है, बी से ए की ओर जा रहा है। कब, उसके 1 घंटे बाद, P1 के 1 घंटे बाद। मतलब ये कितने बजे निकल रहे हैं, ये भाई साहब निकल रहे हैं सुबह 9 बजे। यदि ये सवेरे 8 बजे निकल रहे थे, तो जो बी से ए की ओर आ रहा है वो उसके 1 घंटे बाद जा रहा है। कौन, जो बी से ए की ओर आ रहा है। तो यदि ये 8 बजे निकल रहा है तो ये कितने बजे निकलेगा, 9 बजे निकलेगा। तो क्या पूछ रहा है कि दोनों किस समय पर, यदि मान लो ये दोनों यहां मिलते हैं तो किस समय पर मिलेंगे, और मिलने वाला जो स्थान है, मान लो ये मिलने वाला स्थान, जो स्थान है ये आपका क्या है, एक्स है। जो मिलने वाला स्थान है उसकी ए से दूरी कितनी है, उसकी ए से कितनी दूरी आपसे पूछ रहा है। जब वो मिलेंगे, वो स्थान क्या एक्स है, तो उस किस समय पे मिलेंगे, टाइम पूछा है आपसे, और ए से मिलने वाले स्थान की बीच की दूरी पूछा है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन जब कभी आपको मिलता है ना, तो इतना तो आपको वो कहानी गढ़ लेनी है, अपनी कॉपी में छाप लेना है। ये आपको आपको दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि आपको ना समय को इक्वल कर देना है। समय को इक्वल करना, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां देखो कितना है, 8 सुबह के 8, और यहां कितना है, सुबह के 9। तो क्या करो इसको आप, और जो दूसरा वाला है जो बी से ए की ओर आ रहा है सुबह 9 बजे निकल रहा है, तो एक काम करो, इसको आप 1 घंटा आगे चलवाओ। इसको मान लो आपने 8 से लेके 9 बजे तक चलवाया। कब तक, 9 बजे तक। कितना, अर्थात P1 को आपने 1 घंटा चलवाया, 8 से लेकर 9 तक चलेगा। तो बताओ यदि उसकी स्पीड कितनी है, P1 की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ वो 1 घंटे में कितना चलेगा, बोलो। वो चलेगा 1 घंटे में कितना, 30 किलोमीटर। अर्थात ये दूरी कितनी आ गई आपकी, ये दूरी आ गई 30 किलोमीटर। अब बज गया सुबह के 9, कितने, सुबह के 9 बज गए। तो देखो अब टाइम बराबर हो गया, ये भी सुबह के 9 बजे छूट निकल रहा है, और ये भी अब 9 बजे से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर लिया अपन ने, टाइम इक्वल कर लिया। अब देखो ये जो बीच की कुल दूरी है वो कितनी दी हुई, आपको 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ये आपको कुल दूरी कितनी दिया है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। और ये 8 से लेकर 9 के बीच में 1 घंटे में कितना चल लिया, 30 किलोमीटर चल लिया। तो अब ये जो दूरी बची आपकी, कौन सी, ये वाली जो आपकी दूरी बची, बोलो कितनी बची, 100 में से 30 गया तो बचा कितना, 70। कितना गया, 70। आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम। क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये जो स्पीड होगी, बताओ कौन सी स्पीड होगी। देखो 9 बजे अब ये भी यहां से आगे बढ़ेगा, और 9 बजे जो ये भी यहां से आगे बढ़ रहा है,
क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एडिशन होगा, अर्थात इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या जुड़ जाएगी। तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो यहां से आपको रिलेटिव स्पीड कितनी मिल जाएगी बोलो। ये आर एस का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, इसकी 30 है और दूसरे की कितनी है भाई साहब की, दूसरे वाले की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी, 40। रिलेटिव स्पीड कितना होगा बोलो, 30 और 40 कितना, 70। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, तो अब बताओ टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा टी बराबर कितना, डी कितना है, 70 किलोमीटर। ये दूरी कितनी थी, 70 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। 70 को काटोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 1 घंटा आया। अर्थात 1 घंटे बाद क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना, 1 घंटे बाद ये क्या करेंगे दोनों, टी कितना मिल गया आपको, 1 घंटा मिल गया। अर्थात ये दोनों जहां, ये सपोज यहां पास मिल रहे हैं, तो 1 घंटे बाद क्या होंगे, इन लोग मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 9 बजे इन लोग दोनों निकले थे एक दूसरे की तरफ और 1 घंटे बाद ये मिले हैं। तो बताओ ये कितने बजे मिलेंगे, तो ये क्या 1 घंटे बाद मतलब क्या, 9 बजे निकले थे तो 10 बजे, अर्थात 10 बजे, सुबह के 10 बजे क्या करेंगे, ये एक दूसरे से मिलेंगे। देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक स्टेप समझा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा हो कि बड़ा सा ब्लैक पूरा व्हाइट हमारे जो बोर्ड में पूरा छप गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुल 1 घंटे बाद के क्या ये मिले, 9 बजे चले थे तो क्या 1 घंटे बाद मिले, मतलब क्या 10 बजे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ में आया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ए से मिलने वाले स्थान के बीच की दूरी, तो देखो जो आपका ए से मिलने वाले स्थान के बीच की दूरी, यहां पास पहुंचने में कितना समय लिया था, 1 घंटा। भाई 8 से 9 पे आया था ना, 8 से 9 पे 1 घंटा। और मिलने वाला स्थान क्या है, तो मिलने वाले के लिए स्थान के लिए कितना चला है, ए जो आपका व्यक्ति 1 है वो 8 से 9 बजे के बीच में यहां पहुंचा, तो कितना 1 घंटा चला। और फिर मिलने के लिए 1 घंटा और चला, तो कुल जो आपका P1 व्यक्ति है वो कुल कितना, 2 घंटे चला, 2 घंटे चला। यदि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, यदि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा बोलो, 60 किलोमीटर चलेगा। अर्थात ए से मिलने वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी होगी, 60 किलोमीटर। दोस्तों इससे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अब आप सोचो कि यदि इससे भी आसान तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाए तो वो इम्पॉसिबल है, मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। एक बार और वीडियो को दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए इसको नोट करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो देखो आज की क्लास वैसे भी 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है। तो अभी हमारा जो एक टॉपिक बचा हुआ है, आपका ट्रेन वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपके नाव और धारा वाले क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों। तो उसको हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, आपका जो टाइम डिस्टेंस का जो टॉपिक है बहुत ही लंबा टॉपिक है दोस्तों, और मैं भी उसमें पूरी अपनी मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेकर के आता और एक क्लास में मैं आपका पूरा टाइम और डिस्टेंस खत्म कर देता, जैसा कि बाकी लोग कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूं कि जो कोर्स आप लोगों को ऑफलाइन मिलता है पेमेंट पे, जो आप लोगों को अदर कोचिंग में आपको पेड कोर्स मिल रहा है, सेम कोर्स आपको फ्री मिलना चाहिए। फ्री का मतलब मैं हर बार कहता हूं ये नहीं कि मैं 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करवाया और मेरी काम खत्म, मेरी छुट्टी। तो दोस्तों इसलिए मैं किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं। आज की क्लास को मैं यहीं रुकता हूं। नेक्स्ट क्लास में अब हम ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके बोट और स्ट्रीम अर्थात नाव और धारा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, हैप्पी होली सभी को, बढ़िया से होली खेलिएगा। जिनके मेंस के पेपर है बिल्कुल वो भी बिंदास होली खेलिएगा, बहुत समय है, 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। होली खेलिए, अपने लोगों के साथ में रहिए, बढ़िया मूड फ्रेश करिए और तैयारी में वापस से जुड़ जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।